हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक की फर्स्ट डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ये क्वेश्चन के अंदर क्या डिफाइन है? क्वेश्चन के अंदर एल्कली मेटल आयन है और एल्कली मेटल आयन किस फेज में है? एक्वस फेज में है। तो उस कंडीशन में उसकी क्या डिफाइन करनी है? आपको उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी है। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि कोई भी आयन जितना छोटा होगा, आयन जितना भी स्मॉलर होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। वेलोसिटी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है, वो जो आयंस है वो एक्वस सोल्यूशन है। और ये हम जानते हैं कि कोई भी गैस आयन है, उस गैस आयन की जो रेडियाई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्वस आयन की रेडियाई से, है ना। ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम गैस की बात करें, गैस आयन की रेडियाई की बात करें, तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी किसकी होगी? रूबियम की होगी, फिर पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी और फिर लिथियम की होगी। क्योंकि एक्वस में अगर रेडियाई देखा जाए तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी गैसेस की जितनी ज्यादा होती है उसकी इनवर्स जो होता है वो एक्वस का होता है। तो फिर लिथियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर कौन सा होगा? रूबियम होगा। तो ये रेडियाई कौन सी बेस पे होगी? एक्वस की बेस पे होगी। और अभी इसी एक्वस फेज पर जो वेलोसिटी की बात करते हैं या मोबिलिटी की बात करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको भी साइज के बेस पे ही डिफाइन करेंगे, इसको भी साइज के बेस पे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोबिलिटी या वेलोसिटी की बात करें, तो जो जितना छोटा रेडियाई होगा, तो रेडियाई किसकी छोटी है? रूबियम की है। तो जितनी छोटी रेडियाई रूबियम की हो, मतलब जितना छोटा साइज एक्वस आयन का होगा, उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी यहाँ पर जो होगी वो फेज क्या होगा? सबसे ज्यादा रूबियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए कौन सी जगह पर आ रहा है, ये कौन सा है हमारे पास में? तो फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। When washing soda is heated, कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2। अब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है Na2CO3 को अगर हम इंडिविजुअली भी हीट करें तो ये हीट अप नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट ए ग्रुप के जो हमारे पास में कार्बोनेट होते हैं वो कार्बोनेट मोर स्टेबल होते हैं, और मोर स्टेबल करते हैं तो हीट होते हैं तो हीट अप नहीं होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पर हम एक लेंगे, वो है लिथियम का Li2CO3, ये हीट अप होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर वो हीट अप नहीं होता। तो हीट अप नहीं होगा तो अब यहाँ पर क्या होगा? Na2CO3 तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 10H2O ये अलग से वाटर निकल जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म होगा। तो वाटर वेपर जो होगी वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे इसमें क्या होगा कि वाटर वेपर यहाँ से रिलीज होगी, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड अगर थर्मली स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको हीट करना है। अगर हीट करना है तो हीट करने पर उसमें मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब वो थर्मल स्टेबल है।
और थर्मल स्टेबिलिटी किस बेस पर डिपेंड करता है? थर्मल स्टेबिलिटी जो डिपेंड करता है वो साइज के बेस पर डिपेंड करता है। अब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसे पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा वहां पर उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो कार्बोनेट के केस में बात करते हैं तो फॉर कार्बोनेट, कार्बोनेट के केस में बात करते हैं तो साइज जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ मेटल जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ मेटल जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम में, तो यहाँ से यहाँ की बात करें तो साइज की वैल्यूज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पर साइज की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो ऑर्डर है कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और कैल्शियम से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? पोटेशियम। इधर से इधर साइज डिक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और इधर से इधर की ओर जाएंगे तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब जो यहाँ से ऑर्डर निकल के आएगा वो आएगा K2CO3, CaCO3, MgCO3 एंड BeCO3। तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास में कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? तो फर्स्ट ए ग्रुप के सुपर ऑक्साइड, ध्यान रखना इस बात को, फर्स्ट ए ग्रुप के सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? यानी KO2 सुपर ऑक्साइड हमारे पास में पोटेशियम, रूबियम और सीजियम होता है। अब इसमें KO2 की बात करें तो O2 यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो O2 माइनस है यहाँ पर, ये O2 माइनस है, यही हमारा क्या हो जाता है? दैट इज द सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड है तो ये कैसा है? ये यही हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। NaOH is prepared by the method। तो NaH की प्रिपरेशन किसके थ्रू होती है? तो सबसे पहली बात करते हैं डाउन सेल। देखो डाउन सेल में क्या होता है? बेसिकली NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्लोराइड आयंस बनते हैं। इससे हमें क्या होता है? सोडियम का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ये तो हमारे पास में डाउन प्रोसेस या डाउन सेल के लिए बात होगी। दूसरी बात करते हैं कास्टनर सेल के लिए। कास्टनर सेल में क्या होता है? NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम प्लस, यहाँ पर OH माइनस रिलीज होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होता है? सोडियम रिलीज होता है, सोडियम प्रिपरेशन होती है। ठीक है, यहाँ किसकी प्रिपरेशन होती है? सोडियम की प्रिपरेशन होती है और ऑक्सीजन की प्रिपरेशन होती है। थर्ड हमारे पास में है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में Na2CO3 की प्रिपरेशन होती है। और फोर्थ हमारे पास में है कास्टनर केल्नर सेल। इसमें जो होती है, इसमें आपके पास में जो प्रोसेस कास्टनर केल्नर सेल में जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है NaOH।
यहाँ पर NaH की प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, किसका होता है, NaCl का वाटर के साथ में, तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पर मरकरी का भी यूज करते हैं, देन इन सभी से यहाँ पर क्या बनता है, NaOH की प्रिपरेशन होती है यहाँ पर, और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है, ये कंडीशन। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगा, कास्टनर केर्नर सेल। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है, आप ये जानते ही हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3, दैट इज द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर फॉर्मूला होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको हम ऐसे भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं 2CaSO4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डॉट H2O, इसको ऐसे भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये है, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिख रहा है। Which compound is highest covalent? तो हाईएस्ट कोवेलेंट की बात करते हैं, देखिएगा इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाईएस्ट कोवेलेंट वाली कंडीशन अगर हम लेते हैं, तो हाईएस्ट कोवेलेंट को डिफाइन करते हैं बाय द फजान रूल, और फजान रूल में अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो कैटायन जितना स्मॉल होगा, आयन जितना लार्ज होगा, तो वहां पर उतना ही ज्यादा मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा, और मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट नेचर होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये है पूरी कंडीशन। तो कैटायन स्मॉल, एनायन लार्ज, मैक्सिमम पोलराइजेशन, मैक्सिमम कोवलेंट नेचर। तो अब इसमें आप देखो, लिथियम तो ये हो गया हमारा कैटायन, और I माइनस जो होगा ये हमारा हो जाएगा एनायन, और एनायन कैसा हो जाएगा, लार्ज। Li जो होगा इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोवलेंट नेचर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following alkaline earth metal sulfate has hydration enthalpy higher than that of lattice energy? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब साइज इंक्रीज कर रहा है, तो लैटिस एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी जो होगी वो भी डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर जितनी ज्यादा होती है, नेचुरल सी बात है, उतनी ही ज्यादा वहां पर सॉल्युबिलिटी होती है, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है। ये दोनों फैक्टर होते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर होता है क्या है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी का रीजन जो होता है वो यही होता है कि इसमें इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है
वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है। क्लियर? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट में ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में? बेरिलियम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। The product obtained in the fusion of BaSO4 and Na2CO3, तो BaSO4 और Na2CO3 को अगर हम कंबाइन कर दें, रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पर बनेगा BaCO3 प्लस Na2SO4, Na2SO4, तो BaCO3 प्लस Na2SO4, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है? रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। Property of the alkaline earth metal that increases with their atomic number, यानी कि इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने में। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो रेडियाई के इनवर्स होता है, तो ये तो करेगा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी रेडियाई के इनवर्स होती है, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी गया। सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे की ओर इनकी डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे। ठीक है, यानी कि साइज इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ये है इसका फाइनल ऑप्शन कि हम जब सल्फेट की बात, मतलब जब हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो इंक्रीज करती है, और साइज तो आप जानते हो वो इंक्रीज करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रेशन जो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यहाँ पर इनका इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट होगा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 की रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें, एक्सेस फेज ऑफ वाटर कर दें, तो यहाँ पर बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इस तरीके से बैलेंस होगा। तो ऑप्शन में देखें यहाँ पर क्या है? अमोनिया है, यानी कि 2 मोल यहाँ पर अमोनिया के फॉर्मेशन होंगे, यही हमारा आंसर होगा, यानी कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। Beryllium and aluminium exhibit many properties which are similar but the two elements differ in, देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, बेरिलियम हो गया और यहाँ मैग्नीशियम हो गया। इसमें अगर बात करें तो ये भी हमारे पास में 1s2 2s2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 12 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर 3s2 है, यहाँ पर 2s2 है, सॉरी एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ एल्यूमिनियम मिले, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर हम बात, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम में बेसिकली क्या पॉइंट है? एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1s2 2s2 3s, यानी कि 13 के पूरा बता ही देता हूँ मैं, चलो आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होगा? 13 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p 6 3 3s2 3p1, ठीक है, यही तो होगा। अब आप देखो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? एल्यूमिनियम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? 3। लेकिन बेरिलियम की बात करें तो कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? 2, यही तो होगा। यानी कि यहाँ पर ये शो करेगा तो BeCl2, तो यहाँ शो क्या करेगा? ये AlCl2, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके पास में है जो कि वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ 2 है जो कि ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है? तो ये इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस होता है। हालांकि ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड दोनों शो करते हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोवेलेंट हाइड्राइड शो करते हैं, क्योंकि बेरिलियम और बेरिलियम की बात कर रहे हैं और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में काफी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी सिमिलर होती है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट।
जिप्सम ऑन हीटिंग, जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं, तो जिप्सम को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वहां पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, CaSO4 डॉट 2s2। तो जब भी हम हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है CaSO4 डॉट हाफ S2। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए? हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट। देखिए लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशन होता है, बाया डायगोनल रिलेशन। तो डायगोनल रिलेशन के कारण से ऐसा यहाँ पर होता है। लेकिन अगर हम अदर की बात करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं या अदर नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो ये नाइट्राइट बनाता है, NaNO2 प्लस O2 बनाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट डीपीपी के साथ।